चाचा चौधरी और राका का इंतकाम पार्ट 4। इधर चाचा चौधरी के पीछे उनके घर पर मोगन ये तय पाया था कि हम उस घर जाएंगे जहां डकैती डालना आसान हो, मगर तुम चाचा चौधरी के घर ले आए। बोगन, चाचा चौधरी और साबू दोनों बाहर गए हैं। अकेली औरत को लूटना आसान नहीं तो और क्या है। चोर इलाकों में ये बात मशहूर है कि जब चाचा चौधरी घर पर नहीं होता तब उसका घर ज्यादा सुरक्षित होता है। बोगन, तू बड़ा डरपोक है। बाहर खड़ा होकर देखता रह कि कोई अंदर न आए। मैं भीतर जाकर माल लाता हूँ। इधर चाची किचन में खाना बना रही होती है। सब्जी तो बन गई, पता नहीं वे लोग कब घर लौटेंगे। भोगन घर के अंदर घुसकर चाची पर रिवॉल्वर तान देता है। औरत, जिसका तुम्हें इंतजार था वह आ गया। जल्दी बताओ, सारी नकदी और कीमती जेवरात कहाँ रखे हैं? वे सब अलमारी में तुम्हें मिलेंगे। तुमने मेरा काम जल्दी निपटा दिया। भोगन तुरंत अलमारी की तरफ दौड़ लगाता है। बेवकूफ औरत को पता नहीं कि मेरे पास खिलौना पिस्तौल है। इससे तो मक्खी भी नहीं डर सकती। ये रही अलमारी। और जैसे ही वो अलमारी को खोलता है तो अलमारी के अंदर बैठा रॉकेट उस पर झपट पड़ता है। और भोगन बाहर की तरफ दौड़ लगा देता है। मर गए। रॉकेट दोनों चोरों को दौड़ाता हुआ ले जाता है। रॉकेट, इन्हें दूर तक खदेड़ाओ। उधर चाचा चौधरी, सत्यानाश, मीटर की सुई बताती है कि डीजल खत्म हो गया। चाचा चौधरी और साबू ट्रक से उतर आते हैं। ट्रक को यही छोड़ो, आगे पैदल चलते हैं चाचा जी। इस तरह तो हम गुरु वज्रदेव के पास देर से पहुंचेंगे साबू। तभी चाचा चौधरी को कोई आवाज देता है। नमस्कार चाचा जी। एक बार आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी। कुछ देर मेरे अतिथि बनना स्वीकार कीजिए। शुक्रिया दोस्त, हमारे पास समय नहीं है, हमें दूर जंगलों में पहुंचना है। तो फिर आप पैदल क्यों जा रहे हैं? आप मेरा हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। वाह, ये घने जंगल में आसानी से उतर जाएगा, धन्यवाद। चाचा चौधरी हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ चले। कहो साबू, कैसी रही? ऐसी एडवेंचरस यात्रा के आनंद का कहना ही क्या चाचा जी। कुछ देर बाद उत्तर की तरफ उड़ते हुए घंटा हो गया है। अगले चंद मिनटों में हम हिमालय के जंगलों पर होंगे। हमें जहां पहुंचना था वह अच्छी जगह है। हेलीकॉप्टर उतारना चाहिए। चाचा चौधरी हेलीकॉप्टर को उतार देते हैं। सुरक्षित उतर आए। गुरु वज्रदेव को खोजने में कुछ देर लगेगी। चाचा चौधरी और साबू जंगल में अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। ये जंगल शायद विश्व का सबसे घना है चाचा जी। विश्व का सबसे घना ना सही साबू, पर जो घने जंगल हैं उनमें से एक जरूर है। पता नहीं गुरु वज्रदेव ने इस जंगल को ही अपने रहने के लिए क्यों चुना। उन्हें प्रकृति से बड़ा लगाव है, इसलिए तभी गुरु वज्रदेव उन्हें एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए दिख गए। अरे बाबा, आप यहाँ? हम आपकी कुटिया की तरफ जा रहे थे गुरु वज्रदेव। इस घोंसले से चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया था, इसे वापस यहाँ छोड़ने आया हूँ। इतनी आयु में आप ऐसा काम कैसे कर लेते हैं जो आजकल के नौजवान भी नहीं कर सकते? ये यहाँ की जलवायु और जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियों के सेवन का असर है। कहो चौधरी, कैसे आना हुआ? बाबा, राका फिर वापस आ गया है। उसने चारों तरफ कोहराम मचा रखा है। पिछली बार मैंने तुम्हें इस वृक्ष का फल दिया था जिसमें मनुष्य को चिर निद्रा सुलाने की क्षमता थी। इस बार तुम्हें वो भी नहीं मिल सकता क्योंकि इस पेड़ के सारे फल झड़ गए हैं। अब तुम्हें अगले मौसम तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक राका हजारों को
मौत के घाट उतार चुका होगा। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भला? बाबा, आपको कुछ न कुछ उपाय सुझाना ही होगा। आखिर मनुष्य जाति के प्रति आपका भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। ठहरो, मुझे सोचने दो। यहाँ से पश्चिम की ओर जाने पर तुम्हें एक श्रृंखला मिलेगी। जिस पर्वत पर त्रिशूल वाला झंडा लहरा रहा हो, उसके नीचे एक गुफा है। गुफा का द्वार भारी पत्थर से बंद है, उसे उठाना होगा। अंदर जाने पर एक महिला मिलेगी, नाम है शनखो। वो मेरी नानी है, वो तुम्हारी मदद करेगी। ये बात सुनकर साबू हंसने लगता है। बाबा, पिछली बार तुमने अपनी उम्र हजारों से ऊपर बताई थी। तुम्हारी नानी भला इस दुनिया में कहाँ होंगी? तभी चाचा चौधरी उसे रोकते हैं। साबू, यहाँ की चमत्कारी जड़ी बूटियों ने इन लोगों को दीर्घायु प्रदान की है। बाबा, माफ कर दो, हम त्रिशूल वाले पर्वत पर शनको नानी के पास जाएंगे। और चाचा चौधरी चल देते हैं। एक बात याद रखना, शनको अद्भुत जादूगरनी है और थोड़ी गुस्सैली भी, इसलिए तुम्हारा साथी वहाँ कोई गुस्ताखी ना करे। और वे पश्चिम की ओर चल पड़े। ये जंगल में रहने वाले लोग भी बड़े रहस्यमय लोग हैं।